शनिवार को पटना में 5 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसके निमंत्रण पत्र से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम गायब है और इस पर राजनीतिक गरमाई हुई है। मोदी पटना से मुजफ्फरपुर जाएंगे, जहां परिवर्तन रैली को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के नेता हल्दी कुमकुम के साथ लोगों को न्योता बांट रहे हैं। बिहार में मोदी के पहुंचने के बाद राजनीतिक माहौल कैसा होने वाला है, इसकी ये झलक अभी से मिलने लगी है। बिहार की राजनीति में जनता पर किसका रंग चढ़ा हुआ है, इंडिया न्यूज ने बिहार के राजनीतिक माहौल पर सबसे ताजा सर्वे किया, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर मोदी की रैली से पहले कैसा है बिहार का मूड। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। 30 तारीख को चलना है, बिहार को बदलना है। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले बिहार का मिजाज देखिए। विरोधी छाती पीट रहे हैं तो समर्थक जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन किया तो बीजेपी कार्यकर्ता ढोल मंजीरे के साथ गली गली घूम रहे हैं और कुमकुम चंदन देकर लोगों को मुजफ्फरपुर में पीएम की रैली में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। 30 तारीख को चलना है, बिहार को बदलना है। बिहार का चुनावी बुखार पहले ही तेज है। राजधानी पटना सियासी पोस्टरों से पटी पड़ी है। शनिवार को पीएम मोदी के दौरे के साथ ही ये बुखार और तमतमा जाएगा। पीएम मोदी शनिवार को सबसे पहले राजधानी पटना पहुंचेंगे। यहाँ वेटरनरी कॉलेज कैंपस में 5 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पटना के बाद दोपहर 1 बजे के करीब पीएम मुजफ्फरपुर रवाना होंगे, जहाँ वो परिवर्तन रैली के नाम से बिहार के वोटरों को लुभाएंगे। और एक बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के लिए बिहार उनके दिल के पास है, उनके बहुत करीब है। और जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में बिहार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को समर्थन दिया था, उससे कहीं बड़े समर्थन के लिए बिहार की जनता आतुर है। नरेंद्र मोदी जी का सरकार फेल हो गया। फिल्म फेल ही नहीं, टोटल फेल। सिर्फ इधर का बात उधर, इधर का बात उधर, इससे बात हो रहा है। ऐसा भी बवाल, पार्टी सब है बवाल, और इन लोगों का हो रहा नाश, और इन लोगों को हम खत्म कर देगा। लेकिन पटना में होने वाले पीएम के कार्यक्रम से पहले ही सियासी विवाद भी जोर पकड़ने लगा है। जिन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन पीएम करने वाले हैं, उनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जिक्र तक नहीं है। ऐसे में संभावना है कि प्रोटोकॉल के बावजूद नीतीश इस कार्यक्रम से दूरी बना सकते हैं। कम से कम बिहार अब झांसे में नहीं आने वाला है। उसने आपकी सारी कारगुजारियां 1.5 वर्षों में देखी है और बिहार से ही प्रगतिशील राजनीति की जो हमेशा जनक रही है बिहार की धरती, वहीं से मोदी जी को जवाब मिलेगा। मोदी के नाम पर साड़ियों को लेकर बिहार की सियासत में पहले ही बवाल मचा हुआ है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि वोटरों को लुभाने के लिए 200 करोड़ की साड़ियां बिहार भेजी जा रही हैं। इनके पैकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर छपी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले ऊंचे पैमाने पर मतदाताओं को रिश्वत दी जा रही है, राजनीतिक रिश्वत। 200 करोड़ रुपए की साड़ियां सूरत के उद्योगपतियों ने बिहार चुनाव के लिए भेजी हैं। पीएम मोदी के दौरे के बाद बिहार का सियासी माहौल कितना बदलेगा, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि मोदी के दौरे से पहले बिहार का मूड कैसा है। इंडिया न्यूज ने बिहार के सियासी माहौल पर सर्वे किया है, जिसका नतीजा अगले कुछ ही पलों में आपके सामने होगा। बस आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। तो बिहार का मूड क्या कहता है, बिहार के लोग क्या कहते हैं, क्या वो नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उनकी क्या राय है, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सवाल है कि किसकी बन सकती है सरकार और कौन होगा सीएम का सबसे मजबूत चेहरा, सीएम पद के लिए जनता किसको चुनती है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी श्रीकांत शर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ शामिल हैं। आरजेडी की तरफ से डॉक्टर मनोज झा हमारे साथ जुड़ेंगे। शकील अहमद खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष कुमार जी, जो कि लोकसभा के एमपी है जनता दल यूनाइटेड के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। AK वाजपेयी साहब, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और
साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे सर्वे का सटीक विश्लेषण करेंगे। लेकिन सर्वे में सवाल क्या क्या पूछे गए हैं, पहले 4 सवालों को लेते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? यह सवाल बिहार की जनता से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं। 54% लोगों ने कहा कि हां संतुष्ट हैं। यह बड़ा नंबर है। आधे से ज्यादा लोग अगर एक राज्य के कहते हैं कि हां हम नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट हैं, इसका मतलब नीतीश कुमार के लिए एक अच्छी खबर है। नहीं कहते हैं 43% लोग, यानी 50 से कम, और 54 और 43 में लगभग 9% का अंतर। तो 9% ज्यादा है नीतीश कुमार के पास, और कह नहीं सकते ऐसे लोग मात्र 3% है। तो जो इनडिसिसिव लोग हैं उसका परसेंटेज भी बहुत कम है, यह भी नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या लालू नीतीश का गठबंधन बिहार में सरकार बना पाएगा? बड़ा सवाल, क्या लालू नीतीश का गठबंधन बिहार में सरकार बना पाएगा? 44% लोग कहते हैं हां, और 48% लोग कहते हैं नहीं। अंतर कम है, यहां पर यह देखना होगा कि अंतर कम है, 4% का अंतर है। 4% से लोग नकार रहे हैं कि लालू और नीतीश की सरकार नहीं बन सकती। तो ऐसे में क्या बीजेपी की संभावना या बीजेपी गठबंधन की संभावना बढ़ जाती है? इसको टटोलेंगे हम हमारी बड़ी बहस में। तीसरा सवाल, क्या नीतीश लालू के गठबंधन से बीजेपी कमजोर हुई है या बीजेपी गठबंधन कमजोर हुआ है? तो इस पर लोगों का यह जवाब है, 45% लोग कहते हैं हां गठबंधन कमजोर हुआ है, 48% लोग कहते हैं नहीं, और कह नहीं सकते 7%। तो यहां पर बहुत कम अंतर है। बीजेपी को जो लोग कमजोर बताते हैं उनकी फीसदी 45% है, उनका प्रतिशत 45% है, और जो लोग नीतीश लालू के गठबंधन से बीजेपी गठबंधन कमजोर हुई है, इसके नकारात्मक में जवाब देते हैं, ऐसा जो फिगर है वो 48% का है, यानी यहां पर भी बीजेपी को अपर एज है। इन दोनों जगह बीजेपी को अपर एज है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल कि क्या यहां पर भी नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ही बिहार चुनाव के अंदर सबसे बड़ा चेहरा बनाकर पेश किया जा रहा है, और वो चेहरा है जो बिहार चुनाव में जनता से वोट मांगेगा। बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो उसमें नरेंद्र मोदी का जादू चलना बेहद जरूरी है, जो दिल्ली में नहीं चल पाया। लेकिन दिल्ली के अंदर किरण बेदी का नाम था और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था। सरपरस्त उस चुनाव के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन बिहार में पार्टी की रणनीति है कि किसी भी दूसरे चेहरे को प्रोजेक्ट न किया जाए और नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा जाए, जैसा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर किया गया था। तो उस पर लोग क्या कहते हैं? उनका कहना है 59% लोग कहते हैं कि हां नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा, यानी बहुमत से 9% ज्यादा लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा। जो लोग नहीं कहते हैं वो 31% लोग हैं, और जो कह नहीं सकते वो मात्र 10% लोग हैं। तो यहां पर भी नरेंद्र मोदी को एज मिली हुई है। लेकिन सबसे बड़ी घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि वो नीतीश कुमार के कामकाज से जनता संतुष्ट है। श्रीकांत जी, सबसे पहले आपसे सवाल, बीजेपी के बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की आगे की राजनीति कैसे होगी? नीतीश कुमार अगर वहां से सत्ता से हटते हैं, बीजेपी और सहयोगियों की सत्ता वहां पर आती है, उसके बाद मैंडेट जो दिल्ली का है वो और मजबूत होगा, नए पॉलिटिकल विल के साथ डिसीजन ले सकेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के कामकाज से जो लोग संतुष्ट हैं वो कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में अंततः न हो जाए? हालांकि 3 फैक्टर आपके फेवर में जा रहे हैं। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है, और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां 24 घंटे बिजली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं, कृषि की विकास दर 2 अंकों में है, औद्योगिक विकास दर 2 अंकों में है, जीडीपी 2 अंकों में है, कानून व्यवस्था बेहतर है, बेरोजगारी ना के बराबर है। ये गवर्नेंस के अनेक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और इसीलिए जहां जहां हमारी सरकार है वहां विकास पर फोकस है, गवर्नेंस पर फोकस है, और इसलिए लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, बार बार हमारी सरकारें चुनकर आती हैं। नंबर 2, जब जब एनडीए की सरकार वहां लालू के
लालू जी के जंगल राज से 15 साल के बाद लोगों ने मुक्ति के लिए भाजपा और जेडीयू को वहां समर्थन दिया, उन्होंने वोट दिया, हमारी वहां सरकार बनी और सरकार बहुत अच्छी चली। आज वहां सड़कें आप अच्छी देख रहे हैं तो वो उसी का काम है। वहां अगर अच्छे हॉस्पिटल्स देख पाते हैं तो वो उसी का काम है। और उसके बाद फिर अचानक जो अपने नीतीश जी हैं, उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता के हितों से ऊपर आ गई। यानी कि नीतीश जी ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया, बिना किसी ठोस वजह के अच्छा वह चला गठबंधन तोड़ दिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अचानक इस्तीफा दिया और जब मांझी साहब को उन्होंने बनाया मुख्यमंत्री, कहा कि मैं तो दलितों का सम्मान कर रहा हूं। और अपमान की हद ये हो गई कि जिनका वो सम्मान कर रहे थे उस महादलित व्यक्ति को उन्होंने आम तोड़ने से और लीची तोड़ने के लिए भी पुलिस का पहरा लगा दिया। तो गवर्नेंस हमारे टाइम पर हुआ, जब हम नीतीश जी के साथ थे तब गवर्नेंस भी था और डेवलपमेंट भी था। लेकिन 2 साल जब से हम नीतीश जी के साथ से अलग हुए हैं तब से आप देखिए, आंकड़े मेरे पास भी हैं, लगातार वहां जीडीपी जो है वो कम हुआ है। हमारे समय में 15% से ऊपर था, आज वो 8% के आसपास आ गया है। कानून व्यवस्था बद से बदतर है। आज वहां प्रशासन नीतीश जी के ऑफिस से नहीं चलता है, आज वो सीवान जेल से पुलिस का प्रशासन वहां से चलता है। ये वास्तविकता है कि हम जब एनडीए में थे तब वहां गवर्नेंस भी था और कानून व्यवस्था भी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही हम हटे तुरंत के बाद वहां जंगल राज 2 का आगाज हो गया। ये वास्तविकता है और बिहार की जनता जंगल राज 2 नहीं चाहती। बिहार की जनता गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट चाहती है। जैसे अन्य राज्य प्रगति कर रहे हैं वैसे ही बिहार की जनता भी प्रगति चाहती है। और ये बिहार के लोगों का एक नैतिक अधिकार है कि वो उनको विकास चाहिए, विकास विकास विकास। और यही आपके आंकड़ों में भी दिखाता है। नहीं, सर्वे ये नहीं कहता, सर्वे ये कहता है कि जनता नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट है। 54% लोग ये कहते हैं, इसको भूलिए मत आप। वो भी 10 साल के उसके बाद, और वो भी एनके सिंह साहब ने बोला 10 साल के लगातार सर्वे कराया है उसमें हम बराबर के सहभागी रहे। हम थे तभी तो गवर्नेंस हुआ, तभी तो अच्छी सड़कें बनी। 2 साल के कार्यकाल का चिट्ठा मैं आपको दे रहा हूं, किस तरह से मिड डे मील में स्कूलों में हादसे होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं और हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पर बच्चों के पास जा भी नहीं पाते हैं। किस तरीके से जीडीपी के आंकड़े लगातार कम हुए हैं, किस तरीके से वहां अपहरण उद्योग बढ़ रहा है, किस तरीके से वहां फिरौती की घटनाएं बढ़ रही हैं, किस तरीके से किसानों का धान खरीदा नहीं गया, चलिए जवाब देता हूं, खरीदा गया, रिपीट कर रहे हैं, दवा नहीं है। संतोष कुमार जी, 8 साल अच्छा शासन रहा, जब से आप बीजेपी से हटे आपने जंगल राज फिर से कायम कर दिया। सीधा आरोप है बीजेपी का और इसी पर वो चुनाव लड़ेगी, आप भी जानते हैं। संतोष कुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है आवाज आ रही। जवाब दीजिए मेरे इस सवाल का कि 8 साल आप बीजेपी के साथ थे, तब अच्छा शासन था। 2 साल से आपने बिहार का बंटाधार कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फर्क है। और नीतीश कुमार जी 7.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चली और बाद के का जो कार्यकाल है निश्चित रूप से और तेजी से बिहार का विकास हो रहा है और तेजी से बिहार में काम हो रहा है, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में काम तेजी से हो रहा है। और जैसे गठबंधन टूटा, इनको अब जंगल राज दिखाई पड़ने लगा। सामाजिक न्याय के लोगों के साथ, समाजवादी विचारधारा के साथ आने के बाद इनको जंगल राज दिखाई पड़ता है। तो ये इनकी अपनी सोच हो सकती है। बिल्कुल, ये इनकी अपनी सोच है, लेकिन ये सोच क्या दिखाई देती है? एनके सिंह साहब, जो बड़ा सवाल है, लालू और नीतीश कुमार अगर मिलते हैं तो कास्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, ये हम अगले चंक में जानेंगे। लेकिन 10 साल के बाद 3 फैक्टर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। क्या नीतीश लालू का गठबंधन बिहार में सरकार बना पाएगा? नहीं कहते हैं 48% लोग बहुमत। क्या नीतीश लालू के गठबंधन से बीजेपी कमजोर हुई है? हाँ कहते हैं 45 और नहीं कहते हैं 48% लोग। यहाँ पर फैक्टर
बीजेपी की मदद कर रहे हैं। क्या नीतीश लालू का गठबंधन बिहार में सरकार बना पाएगा? नहीं कहते हैं 48% लोग बहुमत। क्या नीतीश लालू के गठबंधन से बीजेपी कमजोर हुई है? हाँ कहते हैं 45 और नहीं कहते हैं 48% लोग। यहाँ पर भी बीजेपी को थोड़ा सा परहेज है, ज्यादा मैं नहीं कहता कि अब बिहार में नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा। 59% लोग कहते हैं चलेगा। इन तमाम चीजों के बीच मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फिर भी 54% लोग नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। आपने जो चारों सवाल किए हैं उसमें गौर कीजिए। जैसे ही उन सवालों पे जिस पे नीतीश को लालू के साथ ब्रैकेट कर दे रहे हैं, नीतीश का नीचे आ जा रहा है। जैसे कि सवाल नंबर 2 कि नीतीश क्या सफल होगा, आप देखिए सवाल नंबर 2 में सीधा सा आ रहा है कि सरकार बना पाएगी, तो कहा नहीं साहब। 44% ने कहा हाँ, 48% ने कहा नहीं। मुझे लगता है कि अगर 10 साल के रिजीम के बाद, इस समय 2 साल का हो चुका है, और 2 साल के बाद अगर नीतीश को 54% इंडोर्समेंट मिल रहा है, तो ये एक अपने आप में बड़ा मकाम है और बीजेपी को काफी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में चीजें बदल जाती हैं। दो चीज अगर मिस गवर्नेंस है तो 2 साल में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो एक तो पहला सवाल, लेकिन जो प्लस पॉइंट बीजेपी के साथ है वो उससे ज्यादा पावरफुल है। 59% कह रहे हैं कि मोदी का जादू चलेगा। मतलब आज तो दिल्ली में भी कह रहे थे। नहीं तो मोदी का जादू है, लेकिन एक चीज है ना, मोदी के जादू में जो प्लस पॉइंट है बिहार में, करीब 80 लाख वो नए लड़के आ रहे हैं वोट देने, जो पहली बार वोट देंगे, और युवाओं में मोदी का एक इन्फ्लुएंस रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक प्लस पॉइंट ये है कि मोदी का क्रेज अभी भी कहीं ना कहीं है। जब भी लालू को आप ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन मासेस में सही जा नहीं पाया है। नीतीश लालू का जो कॉम्बिनेशन कांग्रेस के साथ मिलके एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। ये बात सही है कि 46% वोट लोकसभा में इनको मिले थे, और ये कौन सी पार्टियां हैं दुनिया जानती, जो वोटर्स थे वो जानते थे कि नहीं साहब ये प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। लालू यादव कहीं से केंद्र सरकार नहीं बनाने जा रहे थे, लेकिन 20.5% वोट मिले। नीतीश कुमार कहीं प्रधानमंत्री नहीं बन रहे थे, लेकिन 15.6% वोट, 16.6% वोट मिले। तो सीधी सी बात है, कांग्रेस को 8.6% मिले। तो सीधी सी बात है कि इसके बावजूद, मोदी के उस प्रवाह के बावजूद अगर वोट मिले हैं, तो वोट तो उतने रहेंगे ही रहेंगे। अब यह है कि क्या वो क्लब होंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि जिस तरह पिछले 4 महीनों में दोनों के बीच में जो एक समरसता होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, वो नहीं दिखा रही। लिहाजा मासेस में मैसेज अभी तक भी सही जा नहीं पाया है। इसी वजह से ये जो आप देख रहे हैं, आपका रिजल्ट जो आया है, जैसे ही आप लालू के साथ नीतीश को ब्रैकेट कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस नीचे आ जाए, कम हो रहा है। छवि की बात है, जंगल राज की। क्या लालू फिर से वापस आ जाएंगे? क्या अभी भी एक हवा है? क्या अभी भी एक टैबू है बिहार के लोगों के मन में? डॉक्टर मनोज झा, और इसके साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा सीधा सवाल, और वो सीधा सवाल ये कि क्या ये गठबंधन अभी नीचे के स्तर पर जेल नहीं कर पाया है? क्योंकि आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी 15 साल से बिल्कुल स्ट्रीट पॉलिटिक्स, जिसको बोलते हैं गली का झगड़ा, उस तरह की लड़ाई लड़ रहे थे एक दूसरे से। आपको क्या लगता है 1 साल में सब सुधर जाएगा? दीपक भाई, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहूं, आज आप नहीं मानेंगे, हो सकता है नवंबर में मेरी बात पे थोड़ा तवज्जो दें। ये लीडर ड्रिवन अलायंस नहीं है, ये कार्डर ड्रिवन अलायंस है। अक्सर दिक्कत होती है कि बड़े पत्रकार जब बैठते हैं तो लीडरों के माध्यम से इस अलायंस को देखते हैं। ये कार्डर ड्रिवन अलायंस है। हमने एक खास दौर में पाया कि अगर मुल्क में दक्षिणपंथी अधिनायकवाद को चुनौती देनी है तो अपने मतभेदों को दरकिनार करना होगा। हमने बड़ी मुश्किल से दरकिनार किया है, लेकिन किया है। मैं अभी एनके सिंह साहब को सुन रहा था, बता रहे थे कि मोदी जी का जादू चल रहा है। हो सकता है उनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन मैं एक विश्वविद्यालय में सर्वे में रिफ्लेक्ट कर रहा है, सड़कों पे लोगों से बात करता हूं। नहीं, एनके सिंह साहब मुझको सुन लीजिए जी। व्यापम, वसुंधरा, सुषमा स्वराज और जिस तरह की छवियां पूरे देश में आ रही हैं, उसके बाद मोदी जी के साथ क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम लग गया, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मैं आंकड़ों को चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, देश में एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत होगी। और कहीं न कहीं लोगों के अंदर ये लग रहा है, जिन्होंने उनको वोट दिया, जो उनके समर्थक थे, कि 2014 में जो सरकार हमने चुनी वो हमारी नहीं रही, वो 2-4 लोगों की सरकार बन के रह गई है।
और जिसका सबसे बड़ा हथियार है कि सामाजिक सरोकार को खत्म करो। मैं इसलिए कहता चलिए, हूं माना आपका पॉइंट, इसका सीधा जवाब देते हैं श्रीकांत से। श्रीकांत, चाहिए। बड़ा पहले कहा जाता था, मोदी जी ने कहा न खाएंगे न खाने देंगे, उनकी इलेक्शन कैंपेन रही जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट कोई भी ऐसी चीज जो सरकार की छवि को धक्का पहुंचाए। 3 एग्जाम्पल्स दिए अभी डॉक्टर मनोज झा ने। आपको नहीं लगता कि वो छवि जो प्रधानमंत्री बार बार चिल्लाकर कहते थे कि आज तक मेरे मंत्रियों पर एक भी एलिगेशन नहीं लगा है, वो एक के बाद एक लगते जा रहे हैं? दीपक जी, पहले तो मैं आपको विनम्रता से कहूंगा कि झूठ बोलकर आरोप लगाना और आरोपों को सिद्ध करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो झूठे आरोप हमारे ऊपर लोग लगा रहे हैं, वही लोग सदन में चर्चा से भी भाग रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि सदन में अगर चर्चा होगी तो उनके झूठे आरोपों की पोल खुलेगी और उनके चेहरे से नकाब उतरेगा। नंबर 2, हमारे जो लालू साहब की जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शायद भूल रहे हैं। वो उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां चारा घोटाले में गाय और भैंस को स्कूटर पर ढुलाई करके इधर उधर भेजा जाता था पूरे बिहार में। तो मान्यवर, पहले थोड़ा गिरेबान झांक कर देखिए कि आपने 15 साल में बिहार को कहां से कहां पहुंचाया, और आज क्या बिहार को फिर आप दोबारा से वहीं पहुंचाना चाहते हैं? दोबारा से फिर जंगल राज आप बिहार में देना चाहते हैं? ये चर्चा बिहार के चुनाव पर हो रही है, जवाबदेही नीतीश बाबू की है। हमसे तो आप 19 में सवाल पूछ लेना, हमारी सरकार को तो 1 साल हुआ है। 2014 में हमारी केंद्र में सरकार बनी है और 2019 में धड़ल्ले से हम तुम्हारे जो भी सवाल उनका सबका जवाब देंगे, और आज भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि आज चर्चा बिहार के चुनाव पर हो रही है, जहां चुनाव होना है और जहां कौन सी सरकार ने क्या काम किया है, नीतीश बाबू ने क्या काम किया है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। किस गठबंधन के साथ वो जा रहे हैं? नीतीश बाबू की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब जब वो अकेले लड़े हैं तब तब उनको पराजय मिली है। चाहे आप ये 2014 का चुनाव देख लो, नीतीश जी अकेले लड़े थे, आज उनके कितने सांसद लोकसभा में, ये भी वास्तविकता है। नंबर 2, आप अगर इतने ही सुशासन की दुहाई हमारे जेडीयू के मित्र दे रहे हैं, तो फिर आप में दम क्यों नहीं अकेले चुनाव लड़ने का? हम आपसे पहले भी, बिहार की जनता ने हमको विधानसभा चुनाव में भी आशीर्वाद दिया था, हम जेडीयू से बहुत आगे थे। हमको बिहार की जनता ने लोकसभा के चुनाव में भी आशीर्वाद दिया, बिल्कुल हमारे सामने कहीं नहीं थी, और बिहार की जनता अब आने वाले समय में भी हमको आशीर्वाद देगी। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी। हम तो चुनौती देते हैं आपके पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, अरे तुलना करो हमारे राज्यों से बिहार की, कि आपने किस दुर्गति में बिहार को आप 2 साल में लेकर आए हैं। जहां हम बिहार को सुशासन की तरफ लेकर आए थे 8 साल में, वहीं 2 साल के अंदर आपको बिहार को कुशासन की तरफ आप ले गए। चलिए श्रीकांत जी, मैं आपको यहीं पर रोकूंगा, क्योंकि मेरे पास मुझे अभी डॉक्टर मनोज झा से जवाब लेना है, संतोष जी से जवाब लेना है। मैं लौटूंगा उनके पास इस ब्रेक के बाद, और उसके बाद एलजेपी और कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं बिहार के सियासी हालात पर सबसे बड़ा सर्वे। आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की कड़ी में, उसके बाद इस बड़ी बहस को फिर शुरू करेंगे इन सवालों के आधार पर। अगला सवाल है हमारा, चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार तय नहीं करने से बीजेपी को क्या नुकसान होगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि लालू लगातार चैलेंज करते रहे थे बीजेपी को, नीतीश कुमार चैलेंज करते रहे थे कि आप अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर कीजिए। 53% लोग कहते हैं हाँ नुकसान होगा, लेकिन 41% लोग मानते हैं कि नहीं, नुकसान नहीं होगा, जबकि 6% लोगों का कहना है कि वो कह नहीं सकते। तो यहां पर भी एक बड़ा बहुमत ये मानता है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है। हम इसका रीजन भी बताएंगे आगे क्यों। लेकिन अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या नीतीश लालू का गठबंधन बनने के बाद बिहार में अगड़े और पिछड़ों के वोट बढ़ गए हैं? बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि दे डोंट कास्ट देयर वोट, यानी वो अपना वोट नहीं डालते, दे वोट देयर कास्ट, यानी वो अपनी जाति को वोट डालते हैं। तो ऐसे में क्या कहता है सियासी समीकरण? नीतीश लालू का गठबंधन करने के बाद बिहार में अगड़े और पिछड़ों के वोट बढ़ गए हैं। इस पर 50% लोग मानते हैं कि हाँ, नहीं में 39% लोगों का कहना है, और कह नहीं सकते 11% लोग हैं। तो यहां पर भी जो सबसे बड़ा संकेत निकलता है वो ये निकलता है कि अगर कास्ट इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए, अगर पुराने चुनावों के ट्रेंड में 39% लोगों का कहना है और कह नहीं सकते 11% लोग हैं, तो
यहां पर भी जो सबसे बड़ा संकेत निकलता है वो ये निकलता है कि अगर कास्ट इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए, अगर पुराने चुनावों के ट्रेंड को देखा जाए, उसके हिसाब से एक एज मिलता है लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ नीतीश कुमार को। क्योंकि अगर हम वोट परसेंटेज देखें लोकसभा चुनाव के हिसाब से, तो जो वोट परसेंटेज है वो ये कहता है कि बीजेपी के गठबंधन को मिले थे 42% वोट, जबकि आरजेडी, कांग्रेस और साथ ही साथ जेडीयू और छोटी पार्टियों को अगर जोड़ दिया जाता है तो उनके गठबंधन को मिले थे 46% वोट, यानी 4% वोटों का अंतर है। अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से पोलिंग होती है तो 4% का एक बड़ा अंतर है। और अगर ऐसा होता है, उसके लिहाज से हम ये नहीं कह रहे ऐसा होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, चेहरे अलग होते हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव जैसा हुआ तब भी पीक पर थी मोदी लहर, यह भी आपको भूलना नहीं चाहिए, तब भी 4% का अंतर होगा, 4% अपर एज रहेगी लालू और नीतीश की। 7वां सवाल, क्या नीतीश के लालू के साथ आने से बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ी है? देखिए, यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 10 साल में कुछ किया हो या न किया हो, उन्होंने एक बात बहुत तगड़ी की थी, सड़कें बनवाई थी, पानी का बिजली को थोड़ा बेहतर बनाया है उन्होंने राज्य के अंदर, काफी बेहतर बनाया जाए ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन कानून व्यवस्था के हाथ सवाल पर लालू के साथ आने पर नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, और वो नुकसान है 65% लोग कहते हैं कि लालू के साथ आने से कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ी है। डॉक्टर मनोज झा, इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, आप इसी पर सवाल पूछूंगा मैं आपसे। और नहीं कहते हैं 31%, कह नहीं सकते, लोग कहते हैं 4%। अगला सवाल, जीतन राम मांझी के अलग होने से क्या नीतीश से दलित नाराज हैं? यह भी बड़ा सवाल, क्योंकि एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया था, जिस हालात में उन्हें हटाया गया, जिस हालात में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, वो सबको पता है। और 59% लोग कहते हैं कि जी हां, नीतीश से दलित नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने एक दलित महादलित को मुख्यमंत्री पद से हटाया और खुद गद्दी पर बैठ गए। हालांकि नीतीश ने जीतन राम मांझी पर विश्वासघात का आरोप भी लगाया है। 36% लोग कहते हैं कि नहीं, दलित वोट का कोई नुकसान नहीं होगा। महादलित एक ऐसा वोट था जो पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की वैतरणी को पार लगा गया था, कह नहीं सकते, 5% लोगों का ऐसा मानना है। तो ये है हमारे 4 सवाल। आगे हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की सबसे बड़ी पसंद कौन है। डॉक्टर मनोज झा, जंगल राज, ये जो तमगा है, चारा घोटाला के बाद जंगल राज, ये जो तमगा है, ये तो नीतीश कुमार ने खुद लालू यादव को दिया था। अब चाह के भी नीतीश कुमार इस तमगे को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, और न ही लालू यादव जंगल राज का तमगा अपने से हटा पा रहे हैं। तो बिहार तो ऐसे में बीजेपी लालू का डर दिखाएगी जनता को कि भैया कोई भी कास्ट इक्वेशन हो, अगर लालू आ गए तो देखिए क्या होगा, आपकी बहन बेटियां रात में 8 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाएंगी। दीपक जी, आप बहुत पुराने और गंभीर पत्रकार हैं, मुझको 1 मिनट का मौका दीजिए। जंगल राज कम से कम आप जैसे लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि उसी जंगल राज में बिहार में राजनीतिक मंथन हुआ। आज जो आप पूरी प्रक्रिया में बदलाव देख रहे हैं, वही तथाकथित जंगल राज है। और जब जब हम कहते थे कि गुजरात में दंगे के बाद बहुत बड़ी ज्यादती हुई, तो आप और तमाम पत्रकार कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी को गुजरात की जनता वोट दे रही है। दीपक जी, 3 दफा हम चुन के आए, जंगल राज बिहार की जनता ने नहीं चुना। बिहार की जनता एक मंथन के साथ प्रतीक के रूप में खड़ी थी। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप, हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन पूरे कार्यकाल को जंगल राज एक अभिजात चिंतन का प्रतीक है, एक कुलीन चिंतन का प्रतीक है। क्योंकि नहीं, नरेंद्र मोदी जी को इसमें मत बांटिए डॉक्टर मनोज झा जी, इसको इसमें मत बांटिए। अभिजात चिंतन और कुलीन चिंतन का जंगल राज से कोई फर्क नहीं, कोई मुकाबला नहीं इसका। अगर आप बात करें तो मुझे बताइए, नीतीश कुमार और बीजेपी के राज में 10 बजे के बाद मुझे गोपालगंज जैसे शहर में, सिवान जैसे शहर में लड़कियां पिछले चुनाव में आराम से घूमती हुई दिखी। क्या लालू राज में इसकी कल्पना बिहार में की जा सकती थी? आप लालू राज के कौन से राज की बात कर रहे हैं दीपक जी? अगर आपने पहले तय कर लिया है
कि आपको बहस में ये बताना है कि ऐसा पहले होता था। एक हम कह रहे हैं हमारी गलतियां रही होंगी, लेकिन अगर आपने तय कर लिया है कि हमारे पूरे कार्यकाल को आप खारिज करेंगे, नहीं तो नहीं दीपक तय नहीं किया है। इतिहास डॉक्टर मनोज झा, फैक्ट रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं फैक्ट रख रहा हूँ। ये भी एक हकीकत है और ये भी एक हकीकत है कि लालू यादव जी लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव जीते थे वहां पर। आप मुझको अगर बोलने का मौका दें तो मैं आपको 1-2 चीजें बताऊं। मेरे एक बीजेपी के मित्र अभी बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि 2019 में हमारा फैसला होगा। जिंदा कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं करती, 5 वर्ष इंतजार नहीं करती। और आपको मैं बताऊं कि हम जब कहते हैं जातिगत असमानता, धन के असमान वितरण की बात, तो बीजेपी और तमाम जो उस तरह के लोग हैं उनको क्यों कष्ट होता है? गरीब हाथ उठाए तो जंगल राज, गरीब अपने अधिकार की बात करे तो अराजकता। ये देखिए, ये दोहरा चरित्र शोभा नहीं देता। ठीक है, आपका पॉइंट लिया, आपका पॉइंट लिया। श्रीकांत शर्मा जी, क्या इस मुद्दे पर बीजेपी का चरित्र दोहरा है? दीपक जी जी देखिए, हमारे जो एक तो पहली बात यह है कि ये जो चुनाव है वो बिहार का जो अब जो सरकार वहां वर्तमान में है नीतीश बाबू की, वो 2 साल से किस तरह से वहां जंगल राज में घिरी है, इसका सीधा सीधा बड़ा उदाहरण आपने दिया है कि वहां पर जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उससे 65% लोगों को लग रहा है कि वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ी है। और इसके आंकड़े मैं आपको देना चाहूंगा कि देखिए, फिरौती और अपहरणों के जो मामले हैं उनमें 25% की बढ़ोतरी हुई है, 25% की बढ़ोतरी। और दूसरी बात, जिस तरह से आप बिजली की बात, वो जो सड़कों की बात कर रहे हैं, वो हम लोगों ने बनाई सड़कें। जो भी अच्छे काम रहे, सड़कों का काम हमारे पास था। आज डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं, पहले हमारे टाइम पे हॉस्पिटल में मिलती थी, आज वो हॉस्पिटल में नहीं मिलती है, हॉस्पिटल से बाहर मिलती है, हॉस्पिटल के बाहर मिलती है। और जो हमारे जेडीयू के मित्र कैडर की बात कर रहे हैं, ये आरजेडी के मित्र कैडर की बात कर रहे हैं। माफ करना, ये कौन सा कैडर है भैया? आपके बड़े नेता एक नेता को कहते हैं कि वो नाग है, दूसरा नेता कहता है कि मैंने जहर पी लिया है। भैया, आप जहर पी लो चाहे नाग कहो, बिहार की जनता इस चुनाव में जहर पीने को, प्रशासन का जहर पीने वाली नहीं है। बिहार की जनता, चलिए आपका पॉइंट लिया, मैं कांग्रेस और एलजेपी के पास बिल्कुल नहीं गया। कहा आपने कि जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती, जिंदा कौमें अभी जैसे ही चुनाव घोषणा होगी, जिंदा कौमें सीबीएम पर बटन दबाकर करारा जवाब देगी। और बिहार की जनता करारा जवाब आप लोगों को देने वाली है। गुमराह करना बंद कर दो, आंकड़ों पर बात करो, सुशासन पर बात करो, गुड गवर्नेंस पर बात करो। और गरीब आदमी सिवान जेल में नहीं है। जो प्रशासन और जो पुलिस को सिवान जेल से आप चला रहे हैं मान्यवर, वहां कोई गरीब आदमी नहीं है। माफियाओं का राज एक तरीके से वहां आ गया है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है श्रीकांत जी, कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। ये बात चलती रहेगी अगले 3 महीने तक, ये बात चलती रहेगी अगले 3 महीने तक। खान साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल, राहुल गांधी पिछले 10 सालों से 11 सालों से लगे हुए हैं, जब से वो राजनीति में आए हैं 2004 से, तब से लगे हुए हैं कि बिहार में रिवाइवल हो जाए। आप तो रसातल में जा रहे हैं, ऐसा क्यों? 8.5% से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। दीपक चौरसिया जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले 1 मिनट का समय, श्रीकांत शर्मा जी ने जो पहला आपका एपिसोड था उसमें कुछ बातें कही थी गुड गवर्नेंस की, ये कहना बहुत जरूरी, जिससे उनको बहुत कष्ट होने वाला है। क्योंकि मध्य प्रदेश हम आपको ले चलते हैं, जहां कहते हैं कि बेरोजगारी ने 48 नौजवान की मृत्यु हो गई, 72,000 नौजवान, न सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने मिसालें दी हैं, 72,000 नौजवान का जीवन अधर में लटका हुआ है। और उनके नेतागण, 2 चीफ मिनिस्टर और 1 एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अपने जिस कार्रवाई में फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से गतिरोध बना हुआ है। इसलिए मैं आपको दीपक भाई बताना चाह रहा हूं कि इससे उनको कष्ट होगा। गोएबल्स के उत्तराधिकारी जितना भी झूठ बोल लें, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बिहार का मुख्यमंत्रित्व संभालेंगे क्या? पहले तय करें कि मुख्यमंत्री इनका कौन होगा,
5 नाम तो इनके अंदर से खलबलाहट मचा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ही सफाई से कहना चाहता हूं। अरे खान साहब, सवाल ये था कांग्रेस रिवाइव क्यों नहीं कर पाई? सवाल ये था कांग्रेस रिवाइव क्यों नहीं कर पाई? सवाल है। और राहुल गांधी जी का सवाल जो है, राहुल गांधी के ऊपर जो आपने सवाल रखा है, बहुत ही सफाई से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में और खासतौर पर बिहार में हम हमेशा से धर्मनिरपेक्ष ताकत को मजबूत करने में अगुवाई करते रहे हैं, एक सीमेंटिंग फोर्स बनते रहे हैं। वो बनने का काम हम करेंगे। हमारे लिए अपनी ताकत नहीं बना सकते आप, अपनी ताकत नहीं बना सकते खान साहब, ये साफ है। अपनी ताकत नहीं बना सकते आप। मकसद ये है कि हम इस गठबंधन के तहत एक धर्मनिरपेक्ष ताकत, एक समानता पर आधारित ताकत, एक पिछड़े अकलियत दलितों की ताकत उभर के सामने आए, उनको जुबान मिल पाए, यह ताकत राहुल गांधी जी देना चाहते हैं। ठीक है, जुबान देगी आप, लेकिन अगले 2 सवाल क्या है? अगले 2 सवाल मैं आपको बताता हूं। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से बीजेपी को फायदा होगा? हाँ कहते हैं 66% लोग। और कल की रैली पर सबकी नजरें हैं कि क्या प्रधानमंत्री बिहार के लिए कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं और प्रधानमंत्री ऐसी घोषणा मुजफ्फरपुर में कर सकते हैं, वो भी चक्कर मैदान में। नहीं कहना है 29% लोगों का, और कह नहीं सकते ऐसा कहना है 5% लोगों का। 10वां लेकिन सबसे अहम सवाल जो चुनाव के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है, आपकी नजर में बेहतर मुख्यमंत्री कौन साबित होगा? 44% लोग कहते हैं नीतीश कुमार। 44% लोग बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है। राबड़ी देवी को 5% लोग मानते हैं वो रेस से बाहर हैं। सुशील मोदी, क्योंकि आरजेडी ने कोई क्लेम किया नहीं है, उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है। सुशील मोदी 22 सीटें 22% लोगों की पसंद है। जीतन राम मांझी 5%, रामविलास पासवान 5% और अन्य 19%। क्या यह सवाल बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आगे है नीतीश कुमार। 44% लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार एक बेहतर मुख्यमंत्री होंगे, जबकि 22% उससे आधे लोग मानते हैं सुशील मोदी। बाकी के नाम किसी गिनती में नहीं है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या वाजपेयी जी एनडीए का मुख्यमंत्री न घोषित करना एनडीए की एक बहुत बड़ी भूल है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जहां अभी पीछे हरियाणा में आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा कि वहां मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी। अब सवाल ये है कि नीतीश को 44% लोग कह रहे हैं कि ये अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे, लेकिन इनका सारा जो दारोमदार है वो कास्ट कॉम्बिनेशन पे है। और कास्ट कॉम्बिनेशन में क्या है कि लालू जी यादव वोट और मुस्लिम वोट समेटेंगे, बाकी दलित, महादलित, कुर्मी, एससी एसटी के सारे जो वोट हैं वो नीतीश कुमार ले जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या हुई है कि यादव वोट सारा का सारा लालू यादव से छिटक गया है। नीतीश कुमार के पास, तो मत बोलिए जुल्म होगा बड़ा। नहीं, जुल्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देखिए अभी भी आरजेडी के पास लगभग 21% वोट है बिहार। लेकिन आप देखिए आप कितने क्लेमेंट कितने खड़े हो गए। पप्पू यादव उधर खड़े हो गए, पप्पू यादव तो एनडीए में आपके। हाँ, तो यादव वो तो एनडीए में जाएंगे। यादव वोट की बात कर रहा हूँ कि यादव वोट अब क्या है, जो वहां का यादव युवा है वो सक्षम यादव हो चुका है। जब लालू यादव ने राज शुरू किया था तो उस वक्त यादव की जो माली हालत होती थी, सक्षम तो लालू नहीं बनाया है ना। हाँ, ये मानेंगे आप। लेकिन वो परिपक्व हो चुका है, वो अपने आप में जागरूक हो चुका है, उसके पास सारे साधन उपलब्ध हो चुके हैं। तो उसने ये तय कर लिया है, क्योंकि वो युवा है, कि कौन विकास करेगा। क्योंकि लालू यादव ने तो जात के नाम पे राजनीति तो की, लेकिन विकास अपना किया, अपने परिवार वालों का किया। नीतीश कुमार के पास कोई वोट बचा नहीं है। सारा दलित और महादलित का जो उन्होंने विभाजन करके ड्रामा किया था वो उसमें सारे एक्सपोज हो गए। मतलब 90% वोट एनडीए को। 90% क्या, आप देखिए सरकार हमारी एनडीए की बनने जा रही है। मुख्यमंत्री तो जब बनेंगे जब उनको वोट मिलेगा। अच्छा संतोष कुमार जी, सीधा सवाल आपसे। नीतीश भले ही पॉपुलर हो, लेकिन आपका अलायंस ग्राउंड पर काम नहीं कर रहा है। भले से आप कहें कि ये काडर का अलायंस है, नेताओं का नहीं, लेकिन कभी विष पीते हैं लालू जी, कभी नीतीश कुमार उनको कहते हैं कि सांप और चंदन है, वो चंदन है, लालू सांप है। फिर आज लालू नीतीश सरकार को जुल्मी कहते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई, द ग्रेट इंडियन तमाशा। ये भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में है। दीपक भाई, पहली बात तो मैं, जो आपका सर्वे है, ये सर्वे कंट्राडिक्ट है कि एक ओर 54% लोग नीतीश जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं,
44% लोग 59% लोग मोदी के साथ कैसे हो सकता है? और अरे मोदी के साथ प्रधानमंत्री के रूप में है ना, 54% लोग मोदी के साथ प्रधानमंत्री के रूप में है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश के साथ हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी का मामला था दिल्ली में। तो बिहार के नहीं ठीक है, नहीं बिहार में मोदी जी जाके चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे। बिहार में नीतीश कुमार, ये सर्वे ही कंट्राडिक्ट है। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता एक्सेप्ट किया है, बिहार में विकास किया है, न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता रही है। और जो जंगल राज की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र, आज उनको 2 साल में विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? इतने बड़े घोटाले मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर और अन्य जो उनका प्रदेशों में सरकार है, उसकी तुलना किया जाए सभी क्षेत्रों में, चाहे वो हत्या हो, चाहे अपहरण हो, चाहे बलात्कार की घटना हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन प्रदेशों में है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां पे अधिक है बिहार की तुलना में। अरे बिहार के अपहरण उद्योग पे फिल्म बनी थी, अपहरण किया है। प्रकाश झा आपके बिहार के हैं, प्रकाश झा आपके बिहार के हैं, वही फिल्म बनाए थे अपहरण। नहीं बिहार में अपहरण पे फिल्म बनी थी, लेकिन आज 10 साल में नीतीश कुमार जी के शासन में अपहरण बिहार से बंद है। बिहार में कानून का राज स्थापित किया गया है, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ। बिहार पैकेज से बीजेपी और केंद्र सरकार को बड़ा फायदा होगा। श्रीकांत शर्मा जी कल क्या बिहार पैकेज घोषित करेंगे मोदी जी मुजफ्फरपुर में? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना रहेगा भाषण, जो भी रहेगा हम सब लोग सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। लेकिन दीपक जी, एक बड़ी बात यह है कि नीतीश जी की जो बड़ी बातें हैं कि देखिए संवेदनहीनता उनमें कहां तक है। मिड डे मील के लगातार हादसे होते रहते हैं। मैं आपको छोटी सी एक घटना बस याद दिलाऊंगा, बहुत संक्षेप में। 16 जुलाई 30 सेकंड है सिर्फ। किस तरह से वहां बहुत संक्षेप में जिस तरह से मिड डे मील के लगातार वहां हादसे बढ़ते गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी बिल्कुल आराम से गहरी निद्रा में सोते रहे और उनके जो मंत्री हैं वो कहते रहे कि मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि आने वाले समय में ये घटनाएं घटित नहीं होंगी। दूसरा, उन्होंने बहुत महादलितों के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया था, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा क्या हो गया कि एक महादलित को आपने लीची और आम खाने के लिए पुलिस का पहरा लगा दिया। माननीय नीतीश जी, ये बिहार की जनता जरूर आपसे पूछना चाहती है, अगर आप में सुशासन का इतना ही दम है तो फिर आप और सीधा सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 44% और आपने भी पॉइंट उठाया सुशील मोदी 22%। चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। अगर ये क्रेडिट बीजेपी को जाता, बीजेपी के रिजीम में इतना विकास हुआ होता तो सुशील मोदी को, क्योंकि वही थे तो सुशील मोदी को 44% मिलते। लेकिन आज अगर 10 साल के बाद भी नीतीश कुमार को 44% एक्सेप्टेबिलिटी है, या जब नीतीश की बात आ रही है तो पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, तो बीजेपी के लिए एक चैलेंज बड़ा है। बस उसमें एक ही चीज है कि नीतीश कुमार और लालू का जो हैंडशेक हुआ है, ये कैडर के लेवल पे बिल्कुल नहीं गया। मनोज जी वो तो पॉलिटिकल साइंस जानते हैं, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। ये कैडर बेस्ड पार्टी ही नहीं है, ये दोनों पार्टियां लीडर बेस्ड हैं और दोनों लीडर का हैंडशेक सुझाव वो मासेस में नहीं गया है। अभी भी जो सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट होगा, 1 करोड़ मुसलमान वोटर है बिहार में, और ये बात सही है कि इस फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन को 1 करोड़ वो वोट मिलेंगे, कहीं भी और नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ एमबीसीज जो है वो आज भी बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे बड़ा क्रूशियल जो वोट होगा वो एमबीसी का होगा, जो कि बीजेपी कितना अपने साथ ले पाती है, ये एक पॉइंट होगा। तो सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने करिश्मे से बिहार के जातीय समीकरण तोड़ पाएंगे? क्योंकि मुजफ्फरपुर जहां पर यह रैली होनी है, उसके आसपास के अगर पूरे क्षेत्र का जायजा लिया जाए तो वहां का कास्ट इक्वेशन ये कहता है कि सभी जातियां वहां पर बराबर में बटी हुई है। क्या बीजेपी की इस रैली के पीछे एक सोची समझी रणनीति है? इसका पूरा विश्लेषण कल सुबह से विस्तार पर इंडिया न्यूज में मेरे साथ देखिए। लेकिन फिलहाल टुनाइट विद दीपक चौरसिया में वक्त है ब्रेक का।